बच्चों नमस्ते। लास्ट लेक्चर में मैं आपको गोवा के बारे में जानकारी दे रही थी और लेखक ने अपना यात्रा वर्णन इंदौर से लेकर मडगांव तक किस प्रकार किया है और मडगांव में आने के बाद बेनालियम बीच पर उन्होंने अपनी वहां की शाम सुबह किस प्रकार बिताई है, इसका वर्णन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो लेखक जो है अपने साधु साहब के साथ गोवा देखने के लिए, वहां का नजारा देखने के लिए वहां आ गए थे अपने परिवार के साथ। और जैसे ही वे गोवा पहुंचे तो मडगांव में गोवा एक्सप्रेस वहां आकर रुकी थी और वहां से उन्होंने एक टैक्सी में कस्बा बेनालियम का रिसोर्ट जो बुक किया था, वहां टैक्सी से वे वहां पहुंच चुके थे। तो इस प्रकार अपना सुबह का प्रोग्राम शुरू करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम बेनालियम बीच की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया था और वहां का नजारा, वहां का समुद्र तट, वहां का रहन सहन और उसी प्रकार समुद्र में होने वाली जो पंछी, जानवर यानी कुत्ते, मछलियां, इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी उन्होंने हमें देने की कोशिश की है। और वहाँ के सैलानी यानी जो पर्यटक आते हैं उनका ध्यान ये पशु पक्षी किस प्रकार आकर्षित करते हैं, इसके बारे में भी हमने कल देखा है। और जैसे शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, तब वहाँ का नज़ारा वे हमें प्रस्तुत करते हैं कि रात के समय चंद्रमा की चांदनी में समुद्र का नया चेहरा भी उन्होंने देखा है, अनुभव किया है। और इस प्रकार उसी समय समुद्र का रंग यानी वह भयावह नजारा, समुद्र स्याह रंग का और भयावह नजर आया, ऐसा भी वे बताते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक आकर रुक गए थे। तो इससे आगे आज हम बढ़ने वाले हैं और लेखक अपनी यात्रा का वर्णन आगे चलकर गोवा जब पहुंचे वहां का नजारा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पेज नंबर 19, लास्ट पैराग्राफ। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, यानी दूसरे दिन वे गोवा घूमने निकले हैं और यह योजना उन्होंने बनाई है। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है, यानी वहां जाने के बाद हमारा ही व्हीकल वहां चाहिए ऐसा नहीं है। वहां जाने के बाद किराए पर हमें बाइक भी मिल जाती है और वहां से बाइक लेकर हम दिन भर वहां घूम फिर सकते हैं, वहां का नजारा देख सकते हैं और उन पर घूमने का मजा भी आता है। लेकिन बच्चे होने के कारण यानी परिवार के साथ वे वहां घूमने चले गए थे। बाइक पर सबको बिठाकर जाना मुश्किल था, यानी वहां जाने के बाद यह कठिनाई उन्हें महसूस हुई कि बाइक पर हम नहीं घूम सकते। इसलिए बच्चे होने के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा, मुनासिब योग्य, यानी वहां जाकर बाइक पर घूमना उन्हें पसंद नहीं लगा। क्योंकि वे परिवार के साथ थे और परिवार के सदस्य यानी छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे, इसलिए उन्होंने बस से जाना ही योग्य समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। देखो, घूमने गए तो गोवा जाने के बाद वहां मछलियां खाने का आनंद कुछ अलग ही है, यानी शाकाहारी व्यक्तियों को जो सब्जी वगैरह खाते हैं, फिश नहीं खाते,
यानी वहां सी फूड होने की वजह से यह शाकाहारी लोग जो है, सब्जियां खाने वाले जो है, उन्हें वहां उनके जैसा भोजन मिलता नहीं, यानी वे कठिनाई महसूस करते हैं। तो लेखक का परिवार भी वहां जाने के बाद अपना खाना साथ लेकर वे चले गए हैं, क्योंकि लेखक का परिवार सी फूड खाने वाला नहीं था, वे शाकाहारी थे। तो इस प्रकार वे कहते हैं आगे, काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यानी बड़े घूम फिरने के बाद अगर एक रिसोर्ट होटल वगैरह वहां मिला और यह शाकाहारी भोजन वहां मिला, तो समझने का कि हमारी किस्मत और हमारी जेब यानी हमारे पैसे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी जेब ढीली होना, पैसा खत्म होना, यानी जो भी है वहां जाने के बाद हम गवा देते हैं। यह समस्या हमें पहले से पता थी, यानी शाकाहारी भोजन वहां नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी लेखक को पहले से ही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। यानी वे जहां रुके थे वहां के रूम में ही उन्होंने अपना भोजन बना लिया था, और इस प्रकार वहां जाने के बाद खाने के लाले न पड़े, खाना न मिले, ऐसा न हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले से अपने साथ खाना बना कर लिया था। और वहां जाने के बाद सबसे पहले वे पहुंचे हैं अंजुना बीच। पहला बीच हमने देखा था बेनालियम बीच, अब दूसरा बीच हम देखने वाले हैं अंजुना बीच। तो इस प्रकार यह अंजुना बीच की जानकारी आज हम देखेंगे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। कुल मिलाकर कितने 40 बीच वहां है, लेकिन पर्यटक जहां आते हैं वे 7 या 8 ही है। ऐसे बीच की लोग यानी पर्यटक वहां घूमने जाते हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोग गए तो अंजुना बीच जरूर जाना। यानी जैसा वर्णन मैं अभी आपको बता रही हूँ, उसी जैसा हम हमारी आंखों से भी वहां देख सकते हैं कि अंजुना बीच, उसका पानी नीले रंग का नजर आता है, वह पथरीला और बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी, ये बड़ा पहाड़ है एक साइड के लिए, जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। यानी उस पहाड़ी पर खड़े हो जाने के बाद पूरा बीच हम देख सकते हैं। ऐसा मनोरम दृश्य ये इस पहाड़ी से देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, यानी पहाड़ी से थोड़ा हमें नीचे उतरना पड़ता है बीच पर जाने के लिए। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है, यानी यह पहाड़ी ऊंची होने के कारण समुद्र की लहरें जो आती है इन पहाड़ों पर पटकती रहती है। यानी यह पत्थर पानी से घिसते चले जा रहे हैं, क्योंकि यह लहरें जो आती है बड़ी जोरों की रहती है, और इस प्रकार वह पत्थर जो है, कहा गया है कि पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है यह नीला पानी, यानी पानी का रंग नीला दिखाई देता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, यानी पानी जैसे ही पत्थरों पर पटकता है वह घिसता चला जाता है, यानी वहां ऐसे छेद बनाए हुए नजर आते हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। यानी स्ट्रॉन्ग जो है, अब वह पानी पटकने के बाद, पानी वहां आने के बाद, जोर से लहरें आने के कारण यह पत्थर क्या हो गया है, कमजोर होता नजर आता है। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। यानी जैसे ही पानी पीछे चला जाता है तो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं,
छेद होने के कारण पानी उसमें भरा हुआ है, ऐसा नजारा वहां दिखाई देता है। इससे वहां कई ने अपना घर बना लिया है और खाली जगह वहां हो जाने के बाद समुद्र पीछे हटने की वजह से कई लोगों ने ये समुद्र तट पर अपने मकान भी बनवा लिए हैं। तो इस प्रकार वहाँ घर भी नजर आते हैं। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, यानी पत्थर कमजोर होने के कारण हम कब फिसलेंगे इसका अंदाजा नहीं आता, यानी कभी भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन लेखक आगे कहते हैं, देखो लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, यानी हमारा जीवन संघर्षों से भरा है। देखो ये समुद्र तट का उदाहरण वे हमें देते हैं। समुद्र तट का उदाहरण देते हुए वहां तट पर रहने वाले लोगों को हर समय, हर क्षण, हर दिन पानी से टकराना पड़ता है, यानी वे अपने जीवन का संघर्ष किससे करते हैं? पानी से करते हैं। यानी लेखक हमें बताते हैं कि हमारा जीवन ही संघर्ष है और इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। वहां जाने के बाद फिसलने का डर है, तो भी जीवन का आनंद लेना है, संघर्ष करना है। आनंद लेने के लिए थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि वहां जाने के बाद आनंद लेना भी जरूरी है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, यानी इतने युवा लोग इस बीच पर आते हैं और अपनी मस्ती में धुंध रहते हैं। कोई नहाते हैं, कोई कुछ खाते रहते हैं, कोई बैठे रहते हैं, गपशप लड़ाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, यानी युवाओं का नजारा वहां दिखाई देता है। लेकिन लेखक क्या बताते हैं, देखो लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने से दिशा निर्देश देने में ही लगा रहते हैं। छोटे बच्चे होने की वजह से पानी में चले जाएंगे और कुछ भी हो जाएगा, यानी जैसे ही पर्यटक छोटे बच्चों को वहां साथ ले जाते हैं तो हर बार उन्हें अपने बच्चों की ओर ध्यान देना पड़ता है, ताकि बच्चे कहीं गुम न हो जाए, ताकि बच्चे कहीं दूर ना चले जाए। इसलिए हर बार उन्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, यानी दिशा निर्देश करते रहते। दिशा निर्देश करना यानी हर समय इस बाजू मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यानी हर समय वे उन्हें कुछ न कुछ बताते रहते हैं। लेखक कहते हैं, मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है, यानी समुद्र तट होने के कारण दोनों बीचों का अगर वर्णन किया, दोनों बीच यानी बेनालिया बीच और अंजुना बीच, दोनों बीच का लेखक कहते हैं कि मैंने अगर वर्णन किया तो उन दोनों का अपना अपना सौंदर्य है, यानी दोनों में बड़ा अंतर यहाँ नजर आता है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है, यानी हमने देखा कि वहाँ रेत है और पैर इस रेत में धस जाते हैं, फंस जाते हैं। ऐसा बेनालियम बीच मैंने आपको कल समझाया, यानी लास्ट लेक्चर में समझाया। और फिर यह मछुआरों की पहली पसंद है, वहां मछलियां मिलती है, यानी इसलिए वह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है और यह मछलियां जो है, एक मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियां होने के बाद भी यह मछलियां स्थानीय बाजारों में बेची जाती है, यानी वे मछलियां क्या करते, वहां के लोग पकड़ने के बाद बाहर नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि पर्यटक ज्यादा होने की वजह से मछलियों का उपयोग बीच पर ही किया जाता है। वहां आने वाले पर्यटक ही इन मछलियों की खरीदारी करते रहते हैं। जितना चाहिए, जी चाहे जितना हो वे खरीद सकते हैं, यानी मछलियां बाहर भेजी जाती नहीं। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी बाहर भेजना यानी निर्यात, इनको बाहर भेजा नहीं जाता।
इसके विपरीत अंजुना बीच यानी इसके विपरीत यानी बेनालियम बीच जो है, इसके बावजूद यह अंजुना बीच के बारे में देखो। अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। अंजुना बीच पहले ही मैंने बताया कि पथरीला और खूबसूरत और नीले पानी का, और यह बेनालियम बीच कैसा था? रेतीला तथा उथला था। यानी दोनों का वर्णन यहाँ लेखक हमें कैसे देते हैं? तो इस प्रकार लेखक अंजुना बीच के बारे में हमें बताते हैं कि अंजुना बीच गहरा नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। बॉलीवुड के लोग जो है, बॉलीवुड यानी जहाँ फिल्में बनाई जाती है, जो फिल्म हम देखते हैं, यहाँ इस बीच पर ही बहुत सारे शूटिंग किए जाते हैं। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। यानी जो भी हिट फिल्म्स जो हम देखते हैं, यह अंजुना बीच पर शूट किए रहते हैं। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय प्रकृति का है। यानी व्यवसाय किस प्रकार का है? व्यवसाय यहाँ दो दृष्टि से दिखाई देते हैं। बेनालियम बीच पर मछलियां हैं, लेकिन वह स्थानीय बाजारों में बेची जाती है, बाहर बेची नहीं जाती। और यह अंजुना बीच, इसको व्यवसायिक केंद्र भी माना जाता है। कैसा? क्योंकि यहाँ सौंदर्य ज्यादा होने की वजह से इस समुद्र तट पर बॉलीवुड की फिल्में शूटिंग की जाती है। यानी यहाँ व्यवसाय भी यहाँ हो जाता है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। गोवा में आने के बाद, अंजुना बीच देखने के बाद लेखक हमें बताते हैं कि हम दिन भर उस दिन जब वे गोवा पहुंचे तो पणजी शहर ही देखते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। यानी शाम के समय तीसरा बीच जो है वह है कलिंगवुड। तीसरा बीच यहाँ दिखाई देता है कि जो है कलिंगवुड बीच लेखक पहुंचे हैं। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। सबसे लंबा बीच गोवा में अगर हम गए तो सबसे लंबा बीच अगर किसी ने पूछा तो तुमने तुरंत बताना चाहिए कि गोवा का सबसे लंबा बीच कौन सा है? कलिंगवुड बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। कैसा फैला है? 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। बेनालियम बीच पर हमने देखा पर्यटक आते हैं, लेकिन संख्या कैसी थी? कम। यह अंजुना बीच भी हमने देखा, वहां की भी संख्या नहीं बताई, यानी संख्या कम। लेकिन यह कलिंगवुड जो है, यह 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसलिए पर्यटक ज्यादा मात्रा में होते हैं, संख्या ज्यादा होती है। और इस प्रकार यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। ज्यादा लोग आने की वजह से वहां के लोग क्या करते हैं? अपने मकान समुद्र तट पर ही उन्होंने बनाए हैं, रिसोर्ट भी वहां बनाए हैं। जो कुछ बेचना है, यह लंबाई ज्यादा 3 से 4 किलोमीटर यह लंबाई होने के कारण लोगों को ज्यादा जगह भी वहां मिली है। जो भी बेचना है, स्थानीय लोग अपना व्यवसाय समुद्र तट पर ही कर रहे हैं। यानी पर्यटकों की संख्या ज्यादा होने के कारण स्थानीय लोगों के लिए यह व्यवसाय का केंद्र भी बन चुका है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, यानी पानी में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स यानी खेल यहाँ बहुत सारे हैं। ऐसा लेखक कहते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, यानी आश्चर्यजनक कुछ स्पोर्ट्स, कुछ खेल भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। यानी हमने अगर उस स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लिया, भाग नहीं लिया, तो भी देखने के बाद ही हम आनंद व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा लेखक हमें समझाते हैं। लेखक कहते हैं, मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच
पैराग्लाइडिंग था। पैराग्लाइडिंग क्या होता है? यानी डोर हमें बांधा जाता है और हवा में हमें छोड़ा दिया जाता है और डोर पर हम हवा में घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार यह पैराग्लाइडिंग जो है उसमें मुझे बहुत अधिक रोमांच यानी डर भी था और आनंद भी था। इस प्रकार का नजारा इस पैराग्लाइडिंग में आया, ऐसा लेखक कहते हैं। पैराग्लाइडिंग का वर्णन लेखक देते हैं, काफी ऊंचाई से यानी ऊंचाई तक वह हमें लेकर चला जाता है। हम आकाश में उड़ते रहते हैं और सबसे ऊंचा उड़ने के बाद क्या होता है? जल राशि, अथाह जल राशि, ऊपर से नीचे देखा तो पानी ही पानी नजर आता है। अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही भयावह भी। यानी ऊपर से नीचे देखा तो यह डोर पर लटके हुए, अगर डोर टूट गई तो समझने का हम खत्म हो गए, यानी हमारी जान भी जा सकती है। यानी अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था, यानी विस्मयकारी भी और भयावह भी। इस दोनों मिश्रित गुणों का वर्णन यहाँ हमें मिलता है। दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी लेखक और उसकी पत्नी, हम यानी मैं और मेरी पत्नी, यानी डोरों में लटके हुए, ऊपर तेज हवा चल रही थी, नीचे देखा तो भरा पूरा पानी, यानी समुद्रों में भरपूर पानी रहता है। पानी से भरा हुआ जल राशियों का संचय ऊपर से देखा तो नजर आता है। और फिर लेखक आगे कहते हैं, दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, यानी अगर डोर से हम छूटे तो हम गए यानी भगवान को प्यारे हो गए। और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। रोमांचक यानी आनंद उत्पन्न करने वाला, रोमांचक आनंद उत्पन्न करने वाला क्षण जो रहता है वह इस पैराग्लाइडिंग में हमने किया, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। आनंद उत्पन्न करने वाला दृश्य हमने आकाश में उड़ते हुए नजारा हमने ऊपर से नीचे देखा है और यह भयावह भी था। लेखक आगे कहते हैं, और सचमुच अद्भुत, यानी इसका वर्णन ही और मैं ज्यादा नहीं कर पाता, यानी वर्णन के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ऐसा नजारा मैंने ऊपर से देखा है, जैसे हम दोनों हवा में तैर रहे थे। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। वहां रहने के बाद यानी घूमना फिरना, उठना, खाना, बैठना दिनचर्या बन जाती है। हम घर में रहते हैं, हमारी भी एक दिनचर्या रहती है। रात को खाना खाने के बाद हम थोड़ा टीवी वगैरह देखने के बाद क्या करते हैं? विश्राम करने चले जाते हैं। सुबह उठना, अपना कार्य करते रहना, यानी यह हमारा दिनचर्या, हमारी दिनचर्या शुरू रहती है। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि 4-6 दिन हम गोवा में रहे और हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। रिसोर्ट पर एक पूल बना होता है जहाँ लोग शांति से बैठ सकते हैं, अपनी थकान दिन भर की वहां मिटा सकते हैं। इस प्रकार लेखक अपनी दिनचर्या भी हमें बताते हैं कि सुबह जल्दी उठते थे, नाश्ता करते थे, फटाफट तैयारी करके भरपूर हम घूम फिर कर आते थे और थक कर शाम को फिर कहाँ आते थे? रिसोर्ट पर, और पूल पर तैरना हम शुरू कर देते थे। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया और एक बीच का नाम आया, देखो चौथा बीच कौन सा? कोलवा बीच, जहाँ क्या की जाती है?
बोटिंग की जाती है। तो इस प्रकार कोलवा बीच यानी जहाँ रिसोर्ट था वहाँ नजदीक ही कोलवा बीच ही था। तो इस प्रकार उन्होंने वहाँ बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। डॉल्फिन मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ आ रही थी जो पानी में से छलांग लगाकर फिर से पानी में कूदती रहती है। यानी हर तरह के खेल भी वह हमें दिखाती रहती है। कुछ मछलियाँ ऐसी रहती है उन्हें सिखाया जाता है और उनका खेल देखने के लिए बहुत सारे छोटे बच्चे भी वहाँ मौजूद रहते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि हमने यह डॉल्फिन मछलियाँ भी देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। यानी पानी से उछलने के बाद फिर से पानी में घुस जाना, फिर से उछलना, यानी यह नज़ारा देखने के लिए बच्चे बहुत खुश नजर आते थे और बच्चों ने उसका आनंद भी लिया, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। अब वहाँ के त्योहारों का भी थोड़ा सा अंदाजा लेखक हमें दे देते हैं कि वहाँ त्योहार भी रहते हैं। और इस प्रकार जब लेखक यात्रा के लिए वहाँ गए थे, घूमने फिरने के लिए गए थे, वे दिन थे। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। यानी वहाँ नवरात्रि उत्सव शुरू था, दशहरा था, उसी समय वे गोवा में मौजूद थे। हमारे यहाँ भी हम नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि मनाते समय गली मोहल्ले में दुर्गा माता की पूजा होती है, लड़कियां गरबा नृत्य करती है, लेकिन हर एक जगह का यह त्योहार मनाने का अंदाजा अलग अलग रहता है। तो इस प्रकार लेखक हमें आगे देते हैं, उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली गली में मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा भी यहाँ भी होता है। यानी गोवा में भी वैसा ही है, ऐसा वे बताते हैं। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। हमारे यहाँ रावण का पुतला जलाया जाता है। हमने देखा कि रावण बुराइयों का प्रतीक माना गया है और बुराई को नष्ट करने के लिए राम ने रावण को मार दिया है। यानी इसलिए रावण का दहन यानी रावण को हम हमारे यहाँ जला देते हैं, लेकिन गोवा में इसे जलाते नहीं है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। यानी एक विशिष्ट पेड़ वहां है, उसकी पत्तियां तोड़कर लोग आपस में उसे बांटकर यह दशहरे की यह शुभकामनाएं बधाइयां आपस में बांटते रहते हैं पेड़ की पत्ती देकर। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा अलग है। हम रावण का पुतला जलाते हैं। हमारे महाराष्ट्र साइड में अगर हमने देखा तो हम रावण का पुतला जलाते हैं। वहाँ रावण का पुतला न जलाते हुए इन पत्तों को बांटा जाता है और वाहनों की पूजा किया करते हैं। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। बहुत सारे लोग गोवा में आते हैं, वहाँ का नज़ारा देखने के बाद वे वहाँ के अनुसार अपनी फैशन बदलते रहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग उनका रहन सहन ही वैसा है। उन्हें देखकर आने वाले पर्यटक उनके जैसा पहराव भी बनाते हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों का पहराव वही है। पोशाक भी जैसा पहनते हैं वह उनका हर रोज का है, लेकिन पर्यटकों का यह फैशन बन जाता है। लेखक आगे बताते हैं, इतना होने के बाद बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें देखकर यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपनी परंपरा को वे भूलते नहीं। अपनी परंपरा अपनी भारतीय संस्कृति को वे आत्मसात करके बैठे हैं, उन्हें वे कभी भी छोड़ते नहीं। पर्यटक
फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, यानी स्वयं को रंग कर पर्यटक आते हैं, मौज मजा करते हैं, छोटे बड़े कपड़े पहनते हैं, पानी में नहाते हैं। यहाँ का नजारा हम देख चुके हैं। यानी पानी है तो नहाने का मन करता ही है, हमारे कपड़े गीले हो ही जाते हैं। यानी कपड़ों का फैशन जो वहां देखा जाता है, लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि वहां पर्यटक आकर वहां के रंग में रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। यानी आज तक उन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने अपनी परंपरा छोड़ी नहीं है। बाहर के लोग आते हैं और अपना कार्य करके चले जाते हैं, लेकिन उनका अनुकरण यहाँ स्थानीय लोग जो है वे कभी भी करते नहीं। यानी एक ही शब्द दिया है कि वे अपनी सांस्कृतिक की परंपरा की उंगली अब तक पकड़े हुए हैं। तो यह सब हमने आज तक देखा। बीच हमने देखे गोवा के कौन से हैं? बेनालियम है, अंजुलम बीच है, कलिंगवुड है, कोलवा बीच। हर एक बीच का वर्णन लेखक ने हमें दिया है। तो इस प्रकार यह पहला बीच जो था यह पथरीला रेतीला था। दूसरा बीच देखा तो नीले पानी वाला। यह बीच हमने देखा तो यहाँ पर्यटकों की संख्या न गिनने लायक, यानी बहुत सारे पर्यटक वहां, और कितना फैला है? 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ। यानी पर्यटक ज्यादा होने की वजह से यह कलिंगवुड जो है पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बन चुका है। और शांति से बैठने के लिए एक बीच दिखाई देता है, कोलवा बीच, यानी वहां बोटिंग की जा सकती है। तो इस प्रकार वहां डॉल्फिन मछलियां देखी जा सकती है। तो इस प्रकार का पूरा गोवा का वर्णन लेखक ने सीमित समय में, सीमित वाक्यों में भरपूर देने की कोशिश यह लेखक ने नाम दिया गोवा जैसा मैंने देखा। जैसा उन्होंने अनुभव किया है वैसा की वैसा वर्णन उन्होंने आज इस किताब में हमारे लिए लिख कर रखा है। तो बच्चों, गोवा का वर्णन, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि वे गोवा जाकर आ गए हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जाते हैं अपने परिवार के साथ गोवा दर्शन, बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। पाठ पढ़ते समय जो जो अनुभव तुमने खुद ने लिया है, जिन्होंने लिया उनके आंखों के सामने वह नजारा आया ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वे अपने किताब में पढ़कर उसका अनुभव जरूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार लेखक हमें गोवा घुमाकर लाए हैं। तो बच्चों, यह गोवा पाठ मैं यहाँ खत्म कर रही हूँ। गोवा पाठ के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। देखो बच्चों, हर बार लेसन जब खत्म होता है, कविता जब खत्म कर देते हैं, समाप्त हो जाती है, तभी आपको अपने नोटबुक में प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखना है। यह तुम्हारा होमवर्क है। जब भी जो कुछ बताया जाता है आपको पूरा करके लाना ही है और शुद्ध लेखन हर दिन करना। प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर ठीक से लिखना है। नोटबुक संभाल कर रखना, क्योंकि स्कूल शुरू हो जाने के बाद हम आपकी नोटबुक चेक करने वाले हैं। तो हर दिन अपना होमवर्क करते चले जाना है। नमस्ते।